बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबका इतिहास देखने के बाद आज हम देखेंगे महान मुगल सल्तनत का खात्मा। दोस्तों, हमने महमूद गजनवी से इस हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत सीरीज का आगाज किया था। इंशाअल्लाह आज का ये एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होगा। इस सीरीज में हमने गजनवी सल्तनत, गौरी सल्तनत, ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी और आखिर में मुगल सल्तनत का डिटेल में इतिहास देखा है। भारत में मुसलमानों की हुकूमत कब और कैसे आई, कौन कौन से मुस्लिम सुल्तान और बादशाह आए, कैसे फिर भारत से मुस्लिम हुकूमत का एंड हुआ। तकरीबन 24 से 25 वीडियो की इस सीरीज में मैंने आपको सब कुछ बयान कर दिया है। इंशाअल्लाह इस सीरीज के बाद मेरा इरादा है कि तारीख इस्लाम सीरीज का भी आगाज करूं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबाए कराम, फिर उनके बाद के मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख, किस तरह मुसलमानों ने इतने सारे मुल्क फतह किए, कौन कौन सी मुस्लिम सल्तनतें आई, सबकी तारीख पूरी डिटेल में बयान की जाए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब तक हमने औरंगजेब आलमगीर तक का इतिहास कवर कर लिया है। आज के इस एपिसोड में हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनकी वजह से इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, या यूं कहें कि मुस्लिम सल्तनत का खात्मा हो गया। दोस्तों, अगर आपको इस्लाम का पूरा इतिहास डिटेल में जानना है तो ये किताब तारीख इस्लाम जरूर खरीद कर पढ़ें। मैं भी इसी किताब से अक्सर इस्लाम के इतिहास पर वीडियोस बनाता हूँ। किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक से आप अमेज़न पर जाकर ये किताब खरीद सकते हैं। दोस्तों, औरंगजेब मुगल सल्तनत के बादशाह बनने से पहले दक्कन के गवर्नर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल साउथ की शिया रियासतें विजयनगर और गोलकुंडा से जंग करने में लगाए थे। मुगल सल्तनत का बादशाह बनने के बाद भी औरंगजेब की यही ख्वाहिश रही कि इन दोनों रियासतों को मुकम्मल तौर पर मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया जाए। इसी ख्वाहिश के चक्कर में औरंगजेब आलमगीर ने अपनी हुकूमत के आखिरी 20 साल दिल्ली को छोड़कर दक्कन यानी साउथ में बिताए थे। मुगल सल्तनत की राजधानी, मुगल सल्तनत का गढ़ दिल्ली, वो अपने बादशाह की गैर मौजूदगी से वीरान पड़ी थी। यही वजह रही कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में औरंगजेब का डर कम होने लगा था, क्योंकि 20 सालों में वहाँ के अमीरों ने, जमींदारों ने कभी औरंगजेब का सामना तक नहीं किया था। इसी वजह से उत्तरी भारत में गुटबाजियां शुरू होने लगी। जब तक औरंगजेब जिंदा थे तब तक तो किसी ने खुले तौर पर बगावत नहीं की, क्योंकि हर एक को पता था कि वो औरंगजेब है, कोई पहाड़ी चूहा नहीं। औरंगजेब के वक्त मुगल सल्तनत के कई दुश्मन भी बन चुके थे। राजपूत, सिख, जाट, रोहिलास, साउथ में मराठा और विजयनगर व गोलकुंडा रियासतें। मगर औरंगजेब के रहते किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुगल सल्तनत का बाल भी बांका कर दे। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब आलमगीर का देहांत हुआ, वैसे ही सबके कान खड़े हो गए। औरंगजेब के बाद उनके बेटों में गद्दी के लिए जंग शुरू हो गई थी। इसी जंगी माहौल का फायदा उठाकर कई मुगल टेरिटरीज ने मुगल सल्तनत से अलग होने का ऐलान कर दिया। औरंगजेब के बाद उनका बेटा मुअज्जम अपने 2 भाइयों काम बख्श व आजम शाह को हराकर मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है। मगर मुअज्जम इतनी बड़ी मुगल सल्तनत को संभाल नहीं पाता है। मुअज्जम के बाद आने वाले सभी मुगल बादशाह नाकारा और अय्याश किस्म के निकलते हैं। और फिर आता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। ये पूरे मुगल इतिहास का सबसे वाहियात बादशाह था। इतना नाकारा था कि इसे सल्तनत से कोई मतलब नहीं था। लड़कियों और शराब में डूबा रहता था। यहाँ तक कि इतना बेशर्म था कि मुगल दरबार में नंगा ही उठकर आ जाता था। इसी वजह से इसका नाम रंगीला पड़ा। मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में सन 1739 में मुगल सल्तनत पर वो आफत आई जिसने मुगल सल्तनत की कमर तोड़कर रख दी। उस मुसीबत का नाम था नादिर शाह।
1739 ईस्वी में नादिर शाह जो ईरान का बादशाह था, उसको पता चला कि मुगल सल्तनत की कमान एक कमजोर बादशाह के हाथ में है और भारत में खूब दौलत का भंडार भरा पड़ा है। बस इसी वजह से नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। मुगल सल्तनत नादिर शाह को जरा भी रोक नहीं पाई और नादिर शाह ने उस वक्त का तकरीबन 70 करोड़ का खजाना मुगल सल्तनत से लूट लिया। इस हमले ने मानो पूरी दुनिया में मुगल सल्तनत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। इस हमले के बाद मुगल सल्तनत माली तौर पर इतनी कमजोर हो गई कि बादशाह के पास अपनी फौज को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचे थे। मुगल सल्तनत कमजोर और फिर और कमजोर होती चली गई। मुगल सल्तनत के खत्म होने का एक कारण मुगल जमींदार भी थे। मुगल सल्तनत में बड़े बड़े इलाके जमींदारों को दे दिए जाते थे और फिर उन इलाकों में उन्हीं जमींदारों की हुकूमत चलती थी, मगर वो मुगल सल्तनत को टैक्स दिया करते थे, जिससे कि मुगल सल्तनत का खजाना भरता रहता और जमींदार भी उन इलाकों से खूब कमाई करता। मगर जैसे ही औरंगजेब आलमगीर का देहांत हुआ तो इन जमींदारों ने सल्तनत को टैक्स देना बंद कर दिया और खुद की अलग रियासतें बनानी शुरू कर दी। अब मुगल सल्तनत में कोई काबिल बादशाह तो था नहीं जो इनको कंट्रोल कर सके। अंजाम ये हुआ कि मुगल सल्तनत फाइनेंशियली क्राइसिस में फंस गई। सल्तनत के पास भयंकर पैसों की कमी आ गई। मुगल सल्तनत की ऐसी कमजोरी देख अवध, बंगाल, हैदराबाद, राजपूतों के इलाके सब ने मुगल सल्तनत से अपनी आजादी का ऐलान कर डाला। देखते ही देखते ग्रेट मुगल एम्पायर टुकड़ों में बढ़ती चली गई। मुगलों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मराठों ने एक्सपेंशन शुरू कर दिया। 1748 से 1761 तक 5 बार अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर हमले किए। इन हमलों की वजह से मुगलों का जो थोड़ा बहुत डंका बज रहा था, वो डंका भी टूटकर चकनाचूर हो गया। बची कुची कसर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कर दी। 16वीं सदी में भारत आए अंग्रेजों ने औरंगजेब के वक्त तक अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली थी कि औरंगजेब के देहांत के बाद अंग्रेजों ने न मुगलों को बख्शा, न मराठों को, न निजाम को। अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को इतना कमजोर कर दिया था कि जो मुगल पूरे भारत पर राज किया करते थे, वही मुगल अब अंग्रेजों की पेंशन पर जिंदा रहने लगे। यानी मुगल बादशाह अंग्रेजों से पेंशन लेकर अपनी सल्तनत चला रहे थे और ये सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक थी, या यूं कहें कि बहादुर शाह जफर के आते आते मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो 1837 से 1857 तक बस नाम के मुगल बादशाह रहे। 1857 की क्रांति के लीडर भी यही रहे थे। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने अपनी ताकत के दम पर दबा दिया और फिर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में उनका देहांत हो गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटों को भी मौत के घाट उतार दिया था ताकि मुगल बादशाहत का खात्मा किया जा सके और इसी के साथ 300 सालों की महान मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया। दोस्तों यकीन मानिए, अगर औरंगजेब के बाद उनके ही जैसा एक और मुगल बादशाह आ जाता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों का गुलाम ना बनता। यहाँ तक कि आज भारत की शक्लो सूरत ही अलग होती। भारत विश्व गुरु होता। अमेरिका जैसे देश भारत के पैरों में पड़े होते। दोस्तों अगर आपको इस्लाम का पूरा इतिहास डिटेल में जानना है तो ये किताब तारीख़ इस्लाम जरूर खरीद कर पढ़ें। मैं भी इसी किताब से अक्सर इस्लाम के इतिहास पर वीडियोस बनाता हूँ। किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक से आप अमेज़ॉन पर जाकर ये किताब खरीद सकते हैं।